फ्रेंड्स टू अवर चैनल। तो हम आज हैं, ये हमारा होगा चौथा पार्ट। आज इन्फेक्शियस डिसीज का चौथा पार्ट, संक्रामक रोग का चौथा पार्ट। ठीक है, आज हम फिर से कुछ डिसीजेस यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और भी लोगों के साथ, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का पहला डिसीज हम लोग शुरू करेंगे मेनिंजाइटिस। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था मेनिंजाइटिस मतलब जो हमारे ब्रेन में सूजन आती है, या ब्रेन के ऊपर जो हमारा कवरिंग होता है जिसको मेनिंजिस कहा जाता है, तो उसमें जब सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है मस्तिष्क आवरण शोथ, मस्तिष्क का आवरण शोथ। ठीक है, मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क को जो आवरण होता है उसमें सूजन आ जाना। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन है जिसमें जो हमारा ब्रेन है, दिमाग और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो बीच में से जाती है रीढ़ की हड्डी के बीच में से, तो उसके ऊपर जो टिश्यू कवरिंग होता है मेनिंजिस, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, ओके। तो इसके दो प्रकार हो जाते हैं, एक हो जाता है वायरल, ठीक है, और एक हो जाता है बैक्टीरियल। ठीक है, तो वायरल का जो है 1805 में ये पाया गया था। उसके बाद में ये जो होता है ये बहुत सारे प्रकार के वायरस से होता है। ठीक है, तो जैसे नील वायरस हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, हर्पीज सिंप्लेक्स हो गया, जितने भी प्रकार के वायरस होंगे, वायरस अगर मस्तिष्क में चला जाता है तो वहां पे वो जो हमारा ब्रेन का कवरिंग है, टिश्यू है मेनिंजिस, उसमें सूजन पैदा कर देते हैं। इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बुखार भी जब होता है सिंपल, तो वो बोलते हैं कि मस्तिष्क ज्वर है, मतलब बुखार जो है दिमाग में चला गया है। ठीक है, मेंदू ज्वर भी उसको मराठी में कहा जाता है कई बार। ठीक है, तो वायरस और बैक्टीरिया ऐसे खतरनाक होते हैं, मतलब इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि जो है वो ब्रेन में सूजन पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कुछ वायरस है, नील वायरस, मम्स, मीजल्स, हर्पीज सिंप्लेक्स, तो और भी एक्सेट्रा जितने भी प्रकार के वायरस होंगे, अगर वायरस की वजह से हो रहा है तो वायरल मेनिंजाइटिस होगा। ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता है, लेस सीरियस होता है। ठीक है, उसके बाद में बैक्टीरियल जो है मेनिंजाइटिस देखा गया 1887 में, मतलब 1887 में इसे देखा गया था। और वैसे तो ये कई प्रकार के बैक्टीरियाज हैं जिससे ये हो सकता है, लेकिन दो बैक्टीरियाज इसमें मेन है जिसकी वजह से ये मेनिंजाइटिस होता है। एक है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी और एक है नेसेरिया मेनिंजाइटिडिस। ठीक है, ये दो ऐसे मेन बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से ये होता है, और ये काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में बैक्टीरिया वाला ज्यादा चला जाता है, वायरल वाला इतना ज्यादा सीरियस कंडीशन में जाता नहीं है। तो इसमें लक्षण देख लेते हैं। तो वायरल और बैक्टीरिया के जो लक्षण होंगे वो दोनों में एक जैसे ही होते हैं। उसमें कैसा होता है, उल्टी लगने जैसी फीलिंग आती है, नौशिया, वोमिटिंग, उल्टी होती है, बुखार आता है, सिर दर्द रहेगा काफी ज्यादा, गले में या गर्दन में अकड़न रहेगी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिस्कम्फर्ट लुकिंग इनटू ब्राइट लाइट, जब बहुत ज्यादा अगर प्रकाश अगर आंखों की तरफ आएगा तो देखने में जो है मतलब आंखों में चुभन सी होती है, उस समय वो प्रकाश आंखों को सहन नहीं हो पाता है। और उसके बाद में कंफ्यूजन, और उसके बाद में स्लीपीनेस, मतलब बहुत ज्यादा नींद जैसा लगता रहता है और इंसान सोता रहता है, रैशेस आ जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो ब्रेन से संबंधित हों। ठीक है, उसके बाद में डायग्नोसिस, मतलब इसमें जांच करने के लिए कौन कौन सी जांच इसमें की जा सकती है। तो एक है सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्रेन का एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज जिसे कहा जाता है एमआरआई, और इसमें कई प्रकार के ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जो जो लक्षण आएंगे, लक्षणों के ऊपर रहेगा कि आपको किस प्रकार का ब्लड टेस्ट करवाना है, ताकि आप उस वायरस को या फिर बैक्टीरिया को ब्लड कल्चर या फिर स्पुटम कल्चर वगैरह के माध्यम से आप उसे डिटेक्ट कर सकें और उसकी जांच करके आप बीमारी का पता लगा सकें। उसके बाद में मेनिंजाइटिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही जो है ये पता किया जा सकता है कि ये मेनिंजाइटिस है या नहीं है। ठीक है, तो एक इसमें सबसे पहला आ जाता है केरिंग साइंस। ठीक है, केरिंग साइंस में क्या हो गया कि एक वोल्डेमार केरिंग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ढूंढ के निकाला था, ये रशियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। केरिंग साइंस में क्या हो गया कि केरिंग साइन पॉजिटिव कब माना जाता था कि जब
हमारी जांघ को, थाई को फ्लेक्स किया जाता है, तो थाई इज फ्लेक्स्ड एट द हिप एंड नी एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, जब हमारी जांघ को हमारे कमर और घुटने को 90 डिग्री में जब मोड़ा जाता है, मैं आपको इसका एक फोटो दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में, तो क्या होता है कि सब्सिक्वेंटली एक्सटेंशन इन द नी इज पेनफुल, तो जो हमारा घुटना है उसमें दर्द होता है। तो मैं आपको इसका एक फोटो दिखाता हूं कि केयरिंग साइंस होता कैसे है। ये देखिए, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। इसमें देखिए कि ये जो जांघ है ये ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, मतलब इसको ऊपर की तरफ फ्लेक्स किया गया है, और जो हमारा पैर है वो 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है घुटने से। तो जब ये इस तरह की पोजीशन आती है तो ये जो घुटना यहां पर है ना, तो इस घुटने में यहां पर दर्द होगा। ओके, तो ये है केयरिंग साइंस। ये पॉजिटिव अगर आता है तो मेनिंजाइटिस उसमें रह सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का केयरिंग साइंस हो गया। ये फिजिकल एग्जामिनेशंस में है, फिजिकल एग्जामिनेशन से ये पता किया जा सकता है। उसके बाद में आता है ब्रुडजिन्स्की साइंस। ठीक है, ब्रुडजिन्स्की साइंस में क्या हो गया, क्या है कि इसमें मतलब 3 साइंस हैं, 3 प्रकार के इसमें साइंस कहे गए हैं। एक है ब्रुडजिन्स्की चिक साइन। ठीक है, ब्रुडजिन्स्की चिक साइंस में क्या होता है, जब चिक्स पे मतलब गालों पे जब प्रेशर दिया जाता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ट्विचिंग द एरिया नियर द आईज, ट्विचिंग द एरिया नियर द आईज और अपर लिप। ठीक है, इसका भी मैं आपको फोटो दिखाता हूं। जब गाल पे, जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे गाल पे अगर प्रेशर देंगे तो आंखें इस प्रकार से कुछ हो जाएगी, या फिर आपका लिप इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इसका भी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, ब्रुडजिन्स्की साइंस में क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, जब गाल पे इस तरह से प्रेशर देंगे, जब गाल पे इस तरह से प्रेशर दिया जाता है तो ये जो ऊपर का लिप है ये ऊपर की तरफ चला जाता है और आंखें कुछ इस तरह से वो बंद सी हो जाती हैं। ये है ब्रुडजिन्स्की चिक साइन, ब्रुडजिन्स्की चिक साइन। ठीक है, इसमें 3 साइंस में से ये सबसे पहला था। उसके बाद में एक आता है ब्रुडजिन्स्की सिम्फाइजियल साइन। ठीक है, सिम्फाइजियल साइन, इसमें क्या होता है, प्रेशर ऑन द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक जॉइंट होता है हमारे इसमें। ठीक है, जब उस पे प्रेशर दिया जाता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है, और रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। ठीक है, हिप मतलब कमर, कमर का जो हमारा ये होता है ना, कमर जो हमारी होती है उसको हिप कहा जाता है। तो फ्लेक्शन जो है कमर और घुटने में, नी मतलब घुटना, कमर और घुटने में जो है फ्लेक्शन आएगा, वो उठ जाता है। और एब्डक्शन ऑफ द लेग मतलब हमारा पैर जो है एब्डक्ट हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। 2 शब्द आते हैं, एब्डक्शन का मतलब होता है बाहर जाना, और एडक्शन की तरफ अपने बॉडी के पास में वापस लाना। चलिए ठीक है, ये टर्म्स आपको मैं बाद में समझा दूंगा और अच्छे से। तो इसका मुझे फोटो नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं इसको आपको डायग्राम्स की तरफ से समझाना चाहता हूं। पहले आप ये देख लीजिए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो ये होता है, जो जॉइंट है वो कहां पर होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे कमर की हड्डी है, तो ये है हमारा प्यूबिक। तो ये जब 2 प्यूबिक्स आपस में, ये ब्लैक कलर का जो 5 नंबर का साइन देख रहे हैं आप, 5 नंबर का, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है, जहां हमारा बेल्ट आता है, बेल्ट का जो बक्कल आता है ना हमारा, वो एरिया वहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखते हैं, मान लीजिए ये एक लेटा हुआ आदमी है, इसको अगर मान लीजिए मेनिंजाइटिस है, तो ये जो हमारा बक्कल वाला रीजन है, बेल्ट का बक्कल वाला रीजन, अगर यहां पे प्रेशर दिया जाएगा तो क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी, मतलब कमर से घुटने की तरफ में ये पोर्शन ऐसा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और एब्डक्शन ऑफ द लेग, और वो पैर जो है ना बाहर की तरफ आएगा। एब्डक्शन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये हाथ है और ये पैर है, अगर आप हाथ ऐसे बाहर की तरफ ले जाते हैं तो ये मतलब सीधा सीधा मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं अपने हाथों को इस तरह से करूंगा तो ये एब्डक्शन हो गया, और अगर मैं अपने हाथों को अंदर की तरफ लाऊंगा तो ये एडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज इसमें है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस पे प्रेशर देंगे तो कमर से घुटनों की तरफ से अपना जो बॉडी पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा,
और पैर बाहर की तरफ जाएगा। अगर ऐसा कोई साइन दिखाई दे तो वो होता है ब्रुडजिन्स्की सिम्फाइजियल साइन, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा आ जाता है इसमें ब्रुडजिन्स्की नेक साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम हमारी गर्दन पर अगर फोर्सफुली अगर फ्लेक्शन दें, अगर उसको इस तरह से झुकाएं, तो क्या होता है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन वहां पे आता है, फ्लेक्शन ऑफ द हिप, ठीक है। मतलब ये जो अगर मान लीजिए गर्दन पे अगर मैं इसको यहां पर उठाऊंगा ऊपर, तो ये वाला साइन यहां तक आएगा, ये नहीं आएगा, यहां तक आएगा। तो चलिए मैं इसका आपको एक इमेज दिखाता हूं कि ब्रुडजिन्स्की नेक साइन कौन सा है। ये देखिए, ये है ब्रुडजिन्स्की नेक साइन। जब गर्दन को ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो कमर की तरफ से हमारे पैर इस तरह से ऊपर उठ जाते हैं और बहुत ज्यादा गर्दन में वहां पे दर्द होगा और कमर के वहां पे भी दर्द हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह के कुछ लक्षण हो तो हम कह सकते हैं कि उसको मेनिंजाइटिस वहां पर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे साइंस समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक। सपोर्टिव इसलिए क्योंकि मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में इंफेक्शन हो रहा है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वो खुद से सांस नहीं ले सकता, या फिर अगर उसे हार्ट अटैक आता है तो डिफिब्रिलेटर का यूज करके जो है उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जा सकती है ताकि उसका हार्ट फिर से चालू हो सके। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सीधा सीधा आ जाएगा कि इसमें जैसे नौशिया है, वॉमिटिंग है, तो एंटी एमेटिक, एंटी पायरेटिक, पेन किलर वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में मेंटल कंफ्यूजन्स वगैरह के लिए ट्रीटमेंट की जा सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ा इसमें यह है कि इसमें ज्यादातर जो है सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब इसमें ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, मतलब ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं और उसके द्वारा ही इसे ज्यादातर मैनेज किया जाता है। अगर दवाइयों से मैनेज नहीं हुआ तो पर ज्यादा सीरियस कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट ही इसमें कहा गया है। उसके बाद में इसके लिए वैक्सीन भी बनाई गई है जिसको मेनिंगोकोकल वैक्सीन कहा जाता है। मेनिंगोकोकल वैक्सीन ये एक पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है। मेनिंगोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 1974 में 1974 में यूएसए में इसे अप्रूव किया गया था और यूएसए में इसे दिया गया था। उसके बाद में एक मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, 1981 में यूएसए में इसे शुरू किया गया था। और मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ये ज्यादातर जो है इस बीमारी से बचने के लिए, मतलब प्रिवेंशन में, बचाव के लिए ज्यादातर इस वैक्सीन का यूज किया गया। और मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है इस बीमारी के दौरान इस वैक्सीन को लगाया जा रहा था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट डिसीज। तो अगला डिसीज है हमारे पास रेबीज, ठीक है। रेबीज के बारे में सब लोग जानते हैं कि कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। कई बार जब कुत्ता काटता है तो हम लोग हॉस्पिटल में जाकर के रेबीज के इंजेक्शन लगवा कर आते हैं। तो इसे ही हिंदी में जलांतक भी कहा जाता है, अलर्क रोग भी कहा जाता है और जल भीति भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जल भीति का मतलब इसमें जो एक लक्षण आता है वो है हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी देखने के बाद में वो व्यक्ति डरने लग जाता है, जिसको रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो रेबीज, तो जो 28 सितंबर है, ठीक है, 28 सितंबर को जो है वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे। अगर आपको ये तारीख याद रखनी हो ना कि 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे होता है, तो चलिए मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, मैं वो सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन छोड़ दूं। चलिए ठीक है, छोड़िए, बता ही देता हूं। 28 सितंबर को हमारे यहाँ मतलब इंडिया में एक बहुत ही महान एक व्यक्ति है जिनका उस दिन जन्मदिन होता है। तो 28 सितंबर को एक महान क्रांतिकारी हमारे देश के हुए, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हमारे सबसे मतलब मेरे खुद के आदर्श मतलब मैं उनको खुद अपना आदर्श मानता हूं कि वो मेरे आदर्श हैं, शहीद सरदार भगत सिंह जी। तो 28 सितंबर को उनका जन्मदिन भी रहता है, 1907 में उनका जन्म हुआ था। तो 28 सितंबर भगत सिंह जी के जन्मदिन के दिन ही वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाया जाता है। आप ये तारीख उस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डेडली वायरस है,
ठीक है, इससे मौत भी हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। उसके बाद में ये लोगों में फैलता है, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं जैसे स्ट्रीट डॉग्स, तो उसका जो सलाइवा होता है, उसकी जो लार होती है, उसके अंदर ये रेबीज वायरस होते हैं। तो वो जब काट लेता है तो उसकी सलाइवा जब किसी इंसान के अंदर उसका सलाइवा चला जाए, उसकी लार चली जाए, तो ये वायरस वहां से एक इंसान में ट्रांसफर हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, मतलब ब्रेन में सूजन आ जाती है। और ये जो है ह्यूमंस और मैमल्स में भी देखा जाता है। मैमल्स मतलब जो स्तनपाई प्राणी हैं वो लोग, जैसे बंदर वगैरह भी हो गए तो स्तनपाई है, तो मैमल्स में आते हैं। एक ऐसी मछली है जो मैमल है और उसे कहते हैं ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल है या व्हेल मछली है, वो भले एक्वेटिक है, पानी में रहने वाली है, लेकिन वो एक स्तनपाई जानवर है और दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपाई जानवर व्हेल मछली को माना जाता है। तो ह्यूमंस में और मैमल्स में ये रेबीज क्या करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में सूजन आ जाती है। ठीक है, जोसेफ मेस्टर करके जोसेफ मेस्टर करके एक 9 साल का लड़का था जिसे कुत्ते ने काट लिया था। तो ये पहला पर्सन है जोसेफ मेस्टर जिसके ऊपर सबसे पहला रेबीज इंजेक्शन लगाया गया था, इनोक्यूलेटेड किया गया था इसे, मतलब इसे सबसे पहले रेबीज इंजेक्शन लगाया गया था जोसेफ मेस्टर को। ठीक है, और ये सबसे पहला पर्सन है जिसको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया था रेबीज के लिए, और इनको ट्रीट किया था लुइस पैस्चर ने। ठीक है, 1985 में, ठीक है, 1985 में लुइस पैस्चर ने जोसेफ मेस्टर को, एक 9 साल का लड़का था, इसे सबसे पहले रेबीज का इंजेक्शन दिया गया, और यही सबसे पहला लड़का है जिसे सक्सेसफुली जिसका इलाज किया गया रेबीज के लिए। हजारों साल पहले से ही रेबीज जो है इसके जो मतलब रेबीज के लिए जितने भी हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में या फिर पुराने किताबों में इसके बारे में लिखा गया है, पहले से ही इसे देखा गया है कि ये नया नहीं है, और ये इतना खतरनाक था कि वहां के लोगों ने इसके बारे में लिखा था कि अगर ये रेबीज एक किसी रैबिड एनिमल, मतलब जो इन्फेक्टेड एनिमल हो जिसके अंदर रेबीज वायरस हो, रैबिड एनिमल, अगर वो काट ले या उसके थ्रू अगर ये हमारे शरीर में आ जाए तो मृत्यु होना पक्का है, क्योंकि तब तक इसके लिए वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, अब यहां तक कि रेबीज का जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये हमारे संस्कृत में भी आया हुआ है, जिसे संस्कृत में राभस भी कहा जाता है। ठीक है, राभस, लैटिन में इसे रेबेर कहा जाता है और ग्रीक वर्ड में इसे लाइसा भी कहा जाता है। ठीक है, किससे होता है, एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसे रेबीज वायरस या फिर लाइजा वायरस भी कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेबीज वायरस को ही और क्या कहा जाता है, तो लाइजा वायरस भी कहा जाता है, और राभस वगैरह तो रेबेर वगैरह तो लैटिन और संस्कृत में कहा ही जा रहा है, लेकिन लाइजा वायरस के नाम से ये ज्यादा फेमस है ग्रीक में, ग्रीक शब्द में। ये फर्स्ट ट्रांसमिट किसके द्वारा हुआ था, जॉर्ज गॉटफ्राइड जिंक 1804 में सबसे पहली बार इसके द्वारा ये ट्रांसमिट किया गया। उसके बाद में फ्रांस क्रिश्चियन कार्ल क्रुंगलस्टीन ने सबसे पहले जो है रेबीज के ऊपर जो है पूरा उसके बारे में डिटेल लिखा 1826 के दौरान। इसके बारे में लिखना शुरू किया गया, पूरा इसको अकाउंट करना चालू किया गया, कि इसका पूरा एक डाटा तैयार करना शुरू किया गया कि क्या क्या होता है। और सबसे ज्यादा काम अगर रेबीज के ऊपर अगर किसी ने किया है तो वो है लुइस पैस्चर, इन्होंने ही सबसे ज्यादा काम रेबीज के ऊपर किया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर सूजन आ जाना, दिमाग में बुखार आता है, हाइड्रोफोबिया, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसका है, मतलब अगर रेबीज से इन्फेक्ट अगर कोई हो जाता है तो वो पानी से डरने लग जाता है, पानी का डर उसके मन में आ जाता है। अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा बड़बड़ करेगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि रेबीज कुत्ते के काटने की वजह से लोग पागल हो जाते हैं और वो भी कुत्ते की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं, उनका आचरण, उनका जो बर्ताव है वो एक कुत्ते के जैसा हो जाता है, वो कुत्ते की तरह भौंकेंगे। ओके, तो अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं पता चलेगा, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो अपना होश खो बैठते हैं या चक्कर आकर के बेहोश हो जाते हैं, और आखिर में इससे जो लक्षण तो खैर छोड़िए, मर जाएगा तो कोई लक्षण ही नहीं बचेगा। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है कि इससे
मौत भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब ये वायरस हमारे शरीर में आ जाता है तो कितने समय के बाद में अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है? तो 1 से 3 महीने के इसमें ये अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। उसके बाद में इसके लिए क्या क्या कहा गया है कि मतलब इसके लिए इसकी जांच किस तरह से करनी चाहिए? तो जांच के लिए लिखा गया है कि ये डिफिकल्ट टू डायग्नोज, ये किसी भी ब्लड टेस्ट या बाकी चीजों में जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाता है। फिर भी ऐसा कहा गया है कि LN34 टेस्ट ये रैबिस के लिए की जाती है। RT-PCR कर सकते हैं क्योंकि वायरस है। स्पूटम या फिर यूरिन टेस्ट करके कुछ चीजें उसमें देखी जा सकती हैं। एंटीबॉडीज टेस्ट करवाए जा सकते हैं और चेंजेस इन बिहेवियर अगर ये दिखता है तो ही हम डायग्नोज कर सकते हैं कि रेबीज से इन्फेक्टेड है। ओके, बीच में मेरे पास एक केस आया बिना रेबीज का और लोग ऐसा बता रहे थे कि ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है और कुत्ते की तरह आऊ करके आवाज वो निकाल रहा था, रोने की आवाज जैसे। एक केस आया था बीच में और काफी पुरानी हिस्ट्री थी उसकी डॉग बाइट की, तो काफी अच्छा इन्फेक्टेड था लेकिन अच्छी तरह से उसे ट्रीट किया गया और वो आज ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो प्रिवेंशन है या फिर ट्रीटमेंट भी बोलिए, दोनों एक ही है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ है नहीं। रेबीज वैक्सीन, जब भी कुत्ता काटता है तो रेबीज के वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो ये डेवलप किया था लुईस पैस्चर ने ही और इनके साथ में एक और थे एमिल रॉक्स, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के रेबीज का वैक्सीन जो है डेवलप किया था 1885 में, 1885 में लुईस पैस्चर और एमिल रॉक्स इन्होंने 1885 में रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया। सपोर्टिव ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें की जाती है कि अगर बुखार आ रहा है या जैसे कंफ्यूजन है, फीवर है, तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग तरीके से उस समय पे वो लक्षण देख करके ट्रीटमेंट किया जाता है। और सबसे सही जो होता है कि अगर कभी भी कोई कुत्ता काटे या कोई भी एनिमल आपको काट ले, बिल्ली भी काट ले, क्योंकि बिल्ली के भी सलाइवा में रेबीज के होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्ली भी काट लेती है तो रेबीज वैक्सीन दिया जाता है। तो सबसे अच्छा ये होता है कि अगर किसी कुत्ते ने आपको काटा है और अगर बहुत ज्यादा अगर उस वहां पे आपको चोट नहीं पहुंची है, बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए उसके दांत अंदर नहीं गड़े हैं और उसने मतलब पूरा स्किन फाड़ नहीं दिया है, अगर वहां टाके मारने की जरूरत नहीं है, स्टिचेस अगर नहीं लगाने हैं तब तक तो ठीक है। अगर फिर भी स्टिचेस भी लगाने की नौबत आती है तो कोशिश यही रहती है कि उसको टाके ना मारे जाएं। और अगर टाके मारना ही है तो सबसे पहले उसके उस वुंड को, उस घाव को साबुन के पानी से 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उसको पहले धोया जाता है और उसके बाद में वहां पे जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है वो लगा करके वहां पे अच्छे से उसको पहले धोया जाता है ताकि वो लार जो अंदर चली गई है काटने से, क्योंकि उसने दांत गड़ाए हैं तो साथ में उसकी लार भी वहां चली जाती है। तो कोशिश करते हैं कि टाके वाके ना मारने पड़े, कोशिश करते हैं कि उसको खुले में ही उसको ड्रेसिंग करके पट्टी बांध दी जाती है। अगर बहुत ज्यादा फट गया है तो ही, नहीं तो अगर छोटी मोटी खरोंच है तो पट्टी बांधने के लिए हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं ताकि वो लार उसकी बाहर अच्छे से निकल जाए और वो रेबीज वायरस उसके अंदर ना टिके। तो साबुन के पानी से 10 से 15 मिनट अच्छे से उसको अगर वॉश कर लेते हैं तो इसका खतरा टल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली बीमारी जिसका नाम है स्कैबीज। इसे खरूज या फिर खुजली बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। खरूज या खुजली, बहुत ज्यादा खुजली जो है शरीर में होना शुरू हो जाती है। ये एक इन्फेक्शन है जिससे बहुत ज्यादा खुजली जो है हमारे स्किन में होने लग जाती है। और ये जो है अगर किसी के साथ में भी, अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन को अगर खुजली है और अगर आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके द्वारा ये एक से दूसरे में फैल जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? छोटे छोटे बोरोबाइट्स होते हैं या माइट्स होते हैं जिसको स्कैबीज माइट भी कहा जाता है, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसका नाम है सार्कोप्टिस स्कैबीज स्कैबी वेर ह्यूमनस, ठीक है। सार्कोप्टिस स्कैबी वार ह्यूमनस इसका साइंटिफिक नेम है, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम जो है स्कैबीज माइट का यही है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, तो तब तक मैं आपको जब तक ये दिखाता हूं तब तक आपको मैं इसका डिस्कवरी किसने किया वो बता देता हूं। इसका डिस्कवरी जो है जियोवैनी कॉसिमो बोनोमो, हाँ जितना भी नाम है याद रख सके तो कर लीजिए क्योंकि कॉसिमो बोनोमो, ठीक है। जियोवैनी कॉसिमो बोनोमो इन्होंने 1687 में, मतलब 1687 में इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो ये है स्कैबीज माइट। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, काफी भयानक सा दिखता है। ये देखिए
ये जो है स्कैबीज माइट है, ये इस प्रकार से कुछ दिखता है और ये हमारे स्किन में चला जाता है और खुजली पैदा करता है। ठीक है, तो ये स्कैबीज माइट है। तो जियोवानी कॉसिमो बोनोमो 1687 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था या देखा था। उसके बाद में लक्षण कौन कौन से होते हैं? बहुत ज्यादा खुजली होगी और इसमें स्पेसिफिक होता है कि रात के समय सबसे ज्यादा खुजली इसमें शुरू होती है। छोटे छोटे इरेगुलर मतलब छोटे छोटे इरेगुलर टाइनी बोरो ट्रैक्स, मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वो स्कैबीज वायरस है, तो ये अंदर के अंदर क्या है कि ये रास्ता बनाता है, ऐसा छोटा छोटा रास्ता बना के ये लोग आगे बढ़ते हैं और पीछे अंडे भी देते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऐसे आपको रास्ता बना हुआ कुछ ऐसा दिखाई देता है, टाइनी इरेगुलर बोरोट्रैक्स। बोरोट्रैक्स मतलब एक गड्ढा टाइप बना हुआ दिखता है, एक ट्रैक, एक रास्ता बना हुआ दिखता है, जो कि एक टाइनी ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब फुंसी टाइप वहां पे हमें दिखते हैं, या फिर एक ऐसे बम्स टाइप उठा हुआ रहता है, इसके अंदर ये स्कैबीज माइट अंदर छुपे हुए रहते हैं हमारे स्किन के अंदर। अगर ये हमारे स्किन में आ जाए या हमारे शरीर में अगर ये प्रवेश कर जाए, अंदर आ जाए, तो कितने समय के बाद में ये अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है? 2 से 6 हफ्तों में, 2 से 6 हफ्ते, 2 to 6 वीक्स में ये दिखाना शुरू करता है। इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कोई सिटी स्कैन वगैरह नहीं कराना पड़ता है। अगर इसकी जांच करनी है तो सीधा सीधा है कि जो माइट है जो हमारे शरीर में चला गया है उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, अगर बहुत ज्यादा खुजली होती है तो, या फिर उसके द्वारा दिए गए अंडों को ढूंढिए, या फिर उसके द्वारा वहां पे अगर फीकल पैलेट्स मतलब वो जो भी अपना मल त्याग करता है, अगर उसके भी कुछ अंश अगर वहां पे हमारे चमड़ी में पाए जाते हैं तो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, या फिर हल्का सा चमड़ी को स्क्रैप कीजिए। स्क्रैप मतलब थोड़ा सा स्किन को स्क्रैप करना, जैसे हम लोग ये करते हैं ना स्क्रबर फेस वॉश करते समय, तो वैसे स्किन को स्क्रैप करना है, हल्का सा उसको ये निकालना है, उसका सैंपल लेना है और उसमें देखना है कि कहीं अंदर से स्कैबीज के कीड़े या फिर माइट्स जो है ये निकल तो नहीं रहे बाहर। तो इस तरह से ही सिर्फ इसकी जांच की जा सकती है। बचाव के लिए इसमें सिर्फ इतना है कि क्लीन ऑल क्लोथ्स एंड लिनिन, मतलब आपके जितने भी चादर है, तकिया है, कंबल, चादर जो आप ओढ़ते हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, उनको बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी रहने के कारण ये शरीर में फैलना शुरू कर देते हैं। इसके लिए जो इलाज बताया गया है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन कभी नहीं बनाई गई, क्योंकि एक कीड़ा टाइप है और कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, इसलिए इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो इसके लिए सीधा सीधा कि क्रीम और लोशंस जो है लोकल एप्लीकेशंस, मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पर कुछ क्रीम और लोशंस दे दिए जाते हैं लगाने के लिए, और उसके बाद में अगर कोई दवाइयां अगर इसमें यूज करना है तो एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, और एंटी हिस्टामिन्स ड्रग अगर खून के थक्के जमने चालू हो गए हैं तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का स्कैबीज। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो अगला डिसीज है इसमें हमारे पास में, अभी हम यहाँ पे सारे पॉक्सेस कवर कर लेते हैं। एक इसमें आ जाता है स्मॉल पॉक्स, यानी जिसे हम कहते हैं चेचक। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन है जो 2 वायरस को मिलकर के बनता है। WHO ने 1980 में 1980 में इसको सर्टिफाई कर दिया था कि ये ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है ये बीमारी। ठीक है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था 1980 में, ऐसा सर्टिफाई किया था WHO ने। ठीक है, उसके बाद में इस जो 2 वायरस से ये डिसीज होता है उसका नाम है वेरियोला मेजर और एक होता है वेरियोला माइनर। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किया था एडवर्ड जेनर ने 1796 मतलब 1796 में एडवर्ड जेनर ने इसको खोजा था। और उसके बाद में जो स्मॉल पॉक्स का जो ओरिजिन है, ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया और इजिप्ट में लगभग 3000 साल पहले से ही इसका ओरिजिन हो चुका था। ठीक है, और जो इसका सबसे पहला जो एविडेंस है, मतलब जो सबूत मिलता है, वो एक इजिप्शियन थे फराह रैमसेस। ठीक है, रैमसेस फराह रैमसेस वी करके, जो 1157 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट 1157 बीसी में उनकी डेथ हो चुकी थी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजिप्ट में लोगों की मम्मी बना करके रखा जाता है, तो जब उनका जो मम्मी बनाया गया था तो बाद में ऐसा देखा गया
कि उनकी ममीफाइड जो उनकी बॉडी थी उसके ऊपर भी टेल जो है पॉक मार्क्स जो है उनकी चमड़ी स्किन के ऊपर पाए जा रहे थे। तो ये सबसे पहला एविडेंस था स्मॉल पॉक्स का। उसके बाद इसके अंदर आने वाले जो लक्षण है वो है बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, छोटे छोटे लाल जो है स्पॉट्स जो है शरीर के ऊपर आने लग जाते हैं, और उन लाल स्पॉट्स को एनेंडेम जो है कहा जाता है। एनेंडेम ENANTHEM एनेंडेम उसको कहा जाता है। उसके बाद में जो पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं, उस पॉस्ट्यूल्स में क्या होता है, व्हाइट कलर का जो पस है ना उसके टिप पर जो है दिखाई देने लग जाता है, उसके एकदम ऊपर, ठीक है, व्हाइट पस एट टिप उस पॉस्ट्यूल्स में। अब अगर ये वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाए तो कितने समय में ये अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देगा? 1 to 3 वीक्स, मतलब 1 से 3 हफ्तों में ये अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद में जांच क्या की जा सकती है? इसमें ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर कराया जा सकता है, एलिजा टेस्ट करवाया जा सकता है, और RFLP मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगनेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा इसको देखा जा सकता है। उसके बाद में प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है इसकी बन चुकी थी। बनाने वाले सेम जिन्होंने इसको खोजा था उन्होंने ही इसको बनाया, एडवर्ड जेनर। लेकिन 1796 के 2 साल के बाद में 1798 में 1798 में उन्होंने 2 साल बाद इसकी वैक्सीन भी बना ली। इलाज में इसमें सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, जैसे फ्लूइड थेरेपी, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल ड्रग्स और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसमें दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी, आज इसमें नेक्स्ट आते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यानी इसको भी चेचक कहा जाता है, मराठी में इसे कांजण्या कहा जाता है, ठीक है, कांजण्या, ठीक है। ये एक वायरल डिसीज है, बीमारी है, जिससे एक ब्लिस्टर जो है स्किन के ऊपर, रैश, ब्लिस्टर और इचिंग मतलब खुजली होती है, एक ऐसा छोटी सी फुंसी आ जाती है, एक ब्लिस्टर आता है स्किन के ऊपर, रैश आता है जिसके अंदर खुजली होती है, ठीक है। इसी को वेरिसेला भी कहा जाता है, या फिर हम इसे चिकन पॉक्स को हम लोग माता के रूप में भी जानते हैं कि माता आई है, ठीक है। और इसमें लोगों को दूर रहने के लिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलता था, ठीक है। ये जिससे होता है वायरस उसका नाम है वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस के द्वारा ये फैलता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? थॉमस वेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1994 में, ठीक है, 1954 में इन्होंने इसकी खोज की थी, थॉमस वेलर ने, ठीक है। इसमें दिखने वाले लक्षण क्या है? छोटे छोटे स्किन रैश आ जाते हैं, शरीर के ऊपर रैश आना चालू हो जाता है स्किन के ऊपर, उसमें खुजली होती है, छोटी छोटी फुंसियां, मतलब ऐसे ब्लिस्टर यानी बड़े बड़े फोड़े टाइप दिखने लग जाते हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है चेस्ट मतलब छाती के रीजन से, बैक रीजन मतलब पीठ पे और चेहरे पे से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में इसमें बुखार आता है, उल्टी जैसा लगता है, उल्टी होती है, बाकी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन सिम्टम्स यही है कि रैश आता है। कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ जाता है इसमें खतरनाक थोड़ा सा कि इसके कारण निमोनिया भी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मतलब हमारे ब्रेन में सूजन भी आ सकती है। अगर ये वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाए तो कितने दिनों में ये अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है? तो 10 से 21 दिनों के अंदर ये लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। जांच के लिए इसके पास में क्या क्या है? रैश फॉर्म, अगर हमारे शरीर पे रैश आ रहे हैं, ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं तो जो है ये चिकन पॉक्स हो सकता है। उसके बाद में वेसिकुलर फ्लूइड टेस्ट इसमें किया जाता है ज़ैंक स्मीयर के द्वारा, ठीक है। ये ज़ैंक स्मीयर वेसिकुलर फ्लूइड मतलब अगर जो ब्लिस्टर आया है अगर उसमें का पानी निकाल करके भी अगर हम जांच करेंगे तो उसमें वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस उसमें डिटेक्ट हो सकता है, पकड़ा जा सकता है। उसके बाद में डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट इसमें किया जाता है। उसके बाद में पीसीआर और ब्लड टेस्ट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में प्रिवेंशन यानी बचाव करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि आइसोलेशन, जैसे हम लोग अभी कोरोना में आइसोलेट हो जा रहे हैं ताकि ये एक से दूसरे में ना फैले, इसीलिए चिकन पॉक्स में भी आइसोलेशन किया जाता है, मेंटेन हाइजीन। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि किसी को अगर माता आती है तो उसको एक तो अलग तो रख ही देते हैं, और अक्सर उसमें क्या होता है कि अगर शरीर में खुजली हो रही है, जैसे इसमें इची ब्लिस्टर आ रहा है, जो फुंसी टाइप आ रहा है, जो उभर के आ जाते हैं ब्लिस्टर्स,
तो अगर उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हाथ से नहीं खुजलाने देते, क्योंकि अगर नाखून से अगर वो ब्लिस्टर फूट जाए गलती से तो वो पानी शरीर में और जगह फैलता है, जिसकी वजह से उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि नीम के पत्ते की लकड़ियां तोड़ के लाते थे या नीम के पत्ते का डंडा लाते थे और वो डंडी से हल्के हाथ से उसको खुजली करने के लिए दिया जाता था। तो उसमें हाइजीन मेंटेन करना है कुल मिलाकर के। और उसके बाद में प्रिवेंशन में ही बचाव में चिकन पॉक्स वैक्सीन या फिर उसको वेरिसेला वैक्सीन भी कहा जाता है, इसको डेवलप किया था मिचाकी ताकाशी, ठीक है, ताकाहाशी, ठीक है, मिचाकी ताकाहाशी ने इसे डेवलप किया था। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका जो है गड़बड़ कर रहा हूँ। मिचाकी ताकाहाशी, ठीक है, 1972 में उन्होंने इसका ये वैक्सीन डेवलप किया था। उसके बाद में सपोर्टिव ट्रीटमेंट और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें रहता है। कैलामिन लोशन इसमें दिया जाता है लगाने के लिए, एंटीपायरेटिक इसमें दिया जाता है क्योंकि बुखार वगैरह रहता है। और जैसे जैसे सिम्टम्स होंगे, जैसे जैसे लक्षण दिखाई देंगे, उसी प्रकार से इसमें इलाज भी किया जाएगा। उसके बाद में चिकन पॉक्स वैक्सीन या वेरिसेला वैक्सीन तो इसमें दिया ही जाता है। और सबसे बड़ी खास बात, इसमें एस्प्रिन नहीं देना है, क्यों? क्योंकि वो एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ब्लीडिंग होने का डर इसमें रहता है। और रेज सिंड्रोम एक रेयर फैटल लिवर डिसीज है, रेज सिंड्रोम, जो एस्प्रिन देने से डेवलप हो सकता है और वो और ज्यादा खतरनाक बीमारी में जा सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है एक मंकी पॉक्स, ठीक है। मंकी पॉक्स के बारे में देख लेते हैं कि ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो कि एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस में भी दिखाई देता है कि ह्यूमंस में भी ये वायरस पाया गया, ठीक है। सबसे पहली इसकी डिस्कवरी मंकी में की गई थी 1958 में, ठीक है, 1958 में ये सबसे पहले मंकी में देखा गया था। और इंसानों में 1970 में इंसानों में देखा गया, ठीक है। किससे होता है? मंकी पॉक्स वायरस के नाम से एक वायरस है जिसकी वजह से ये मंकी पॉक्स होता है। मंकी पॉक्स वायरस से होता है। इसका जो पहला आउटब्रेक है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था 1970 में ही। और इसका जो दूसरा आउटब्रेक है वो फिर से डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ज़ेरी, इसमें देखा गया था 1996 से 1997 के बीच में, मतलब 1996 से 1997 में इसका आउटब्रेक देखा गया था दोबारा। उसके बाद में इसके लिए जो इलाज है या जांच जो कराई जाती है वो स्मॉल पॉक्स के जैसी ही है। और इसमें जो दिखाई देने वाले जो लक्षण हैं वो भी स्मॉल पॉक्स के जैसे हैं, लेकिन मंकी पॉक्स में क्या होता है कि स्मॉल पॉक्स में जितने लक्षण दिखाई देते हैं ये उतना सीवियर नहीं जाता है, उससे कम मात्रा में या फिर उसकी सीवियरिटी कम होती है, ठीक है। अगर ये वायरस हमारे शरीर में आ जाए तो कितने दिन में अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है? तकरीबन 5 से 21 दिनों में ये अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। जांच इसमें वही ब्लड टेस्ट, क्लिनिकल फीचर्स का मतलब वही कि रैशेस आ रहे हैं क्या, ब्लिस्टर फॉर्म हो रहा है क्या, खुजली हो रही है क्या, इस तरह के जो क्लिनिकल फीचर्स है जो अपने को आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो इसमें करने चाहिए। टेस्टिंग फॉर वायरल डीएनए, ठीक है, वायरस से है तो वायरल डीएनए के लिए अगर टेस्टिंग करते हैं तो हो सकता है ये पकड़ा जाए। उसके बाद में प्रिवेंशन में इसमें स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही इसमें देना है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था 1798 में, ठीक है। इलाज में सपोर्टिव एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसा कि स्मॉल पॉक्स में दिया जा रहा था, एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीवायरल और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, तो उसी प्रकार से इसमें भी देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं काउपॉक्स, ठीक है, ये भी एक वायरल स्किन डिसीज है। इसे सबसे पहले देखा गया था डेयरी मेड्स में। डेयरी मतलब जो डेयरी का काम करने वाले लोग थे ना, दूध वगैरह दोते थे, गाय वगैरह पालते थे, भैंस वगैरह पालते थे, तो या गाय वगैरह इसमें ज्यादा, क्योंकि काउपॉक्स के नाम से है, भैंस वगैरह नहीं, लेकिन काउपॉक्स, ठीक है। तो उसमें ये डिसीज ज्यादा देखा गया उन लोगों में जो कि एक इन्फेक्टेड गाय के अडर को टच करते थे। अडर मतलब फीमेल पार्ट ऑफ काउ, मतलब गाय के थन को टच करने के कारण, क्योंकि उनको दूध दोहना होता था वहां पर, तो उस वजह से जो है अगर वो गाय इन्फेक्टेड है तो वो उनके हाथों पे ट्रांसफर हो जाता था और एक सिग्नेचर पॉस्ट्यूल्स जो है उनके हाथों पे उभर के आ जाते थे। मान लीजिए जैसे ये उसका
अगर हाथ है तो ऐसे पॉस्ट्यूल्स उसके हाथों पे छोटे छोटे हाथों पर आने लग जाते थे, ठीक है। किसकी वजह से होता है, कौन सा वायरस है, काउपॉक्स वायरस, या फिर इसी को कैटपॉक्स वायरस भी कहा जाता है, काउपॉक्स या फिर कैटपॉक्स वायरस भी कहा जाता है। किसने खोजा था, इसकी डिस्कवरी भी एडवर्ड जेनर ने 1796 में, जब इन्होंने स्मॉल पॉक्स की खोज की थी उसी समय इन्होंने काउपॉक्स की भी खोज की थी 1796 में, 1796 में, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आने वाले जो लक्षण हैं वो भी सेम स्मॉल पॉक्स के जैसे ही हैं। इसमें बुखार होगा, पॉस्ट्यूल्स आएंगे, ठीक है, रैश आएगा, खुजली होगी। उसके बाद में मान लीजिए कि अगर ये वायरस हमारे शरीर में आ जाए तो कितने दिनों में अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है, 9 से 10 दिनों के इसमें ये अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। इसमें भी ब्लड टेस्ट, स्किन सैंपल, एंटीबॉडीज टेस्ट और पीसीआर वगैरह करा करके इसकी जांच कराई जा सकती है। प्रिवेंशन या बचाव में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही जो है इसमें फिर से दी जाती है। किसने खोजी थी, एडवर्ड जेनर ने 1798 में, 1798 में एडवर्ड जेनर ने ही इसे खोजा था। सपोर्टिव एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें करना है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में कर रहे थे एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, उल्टियां वगैरह होती हैं तो एंटीएमेटिक, जैसे जैसे लक्षण वैसे वैसे ट्रीटमेंट। और सबसे इसमें ट्रीटमेंट में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने खोजा था 1798 में, ठीक है। आज मैं यहीं पे 7 डिसीजेस अभी कवर करके थोड़ा सा रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इमरजेंसी काम आ चुका है। मैं इसका जो है 5वां पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगा और अब शायद सिर्फ 10 या 11 डिसीजेस ही बची हुई हैं, तो मैं जल्दी ही उनको लेकर के आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।